हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बिना देरी करे इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, ये चैप्टर किस उद्देश्य से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम आपके पास यहाँ पे मौजूद है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हमें बेसिकली जिसकी स्टडी करनी होती है, सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, और फिर उन चार्जेस की प्रॉपर्टी, वो चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज से कौन से नए नए फिनोमिनाज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चार्ज के जो इन्वेंटर थे, ये साहब ने चार्ज का इन्वेंशन किया। मींस चार्ज क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को इन्होंने दिया। आपने कभी देखा होगा कि जैसे आपके पास बलून्स होते हैं, है ना, तो बलून्स में इस टाइप के आपके हेयर कई बार चिपक जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से होता है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब होते हैं तो उनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है, और उस चार्ज के ट्रांसफर होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब उन चार्ज के ट्रांसफर होने से हमारे पास क्या होता है, एक स्टैटिक करंट जनरेट होता है। और अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से हमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है। कई बार हमने बचपन में कॉम को रब करा था हेयर में, फिर स्मॉल पीसेस अट्रैक्ट हुए थे पेपर के, तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो चार्ज क्या होता है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज क्या होता है, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास ये पेन है। अब अगर इस पेन से मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, दैट मीन्स मैंने इनके अंदर से उस फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वैल्यू होती है चार्ज की, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के आ जाएगा, इस बॉडी पर आ जाएगा। एंड अगर सेकंड केस मान लेते हैं कि किसी ने बाहर से एक गन ली, उस गन से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में ऐड करना स्टार्ट करे, इस पेन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना स्टार्ट करे, तो क्या होगा, तो ये बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज का मतलब होता है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी, इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। सबसे छोटा चार्ज जो इस नेचर में एग्जिस्ट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -19 कुलम। हाँ जी, चार्ज की यूनिट होती है कुलम, इसको हम कुलम में मेजर करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। तो इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, मतलब काफी छोटी वैल्यू है चार्ज की, 0.0000 करके देन 19 आएगा लास्ट। तो ये हमारे पास इस टाइप से होता है। अब देखो, सबसे पहले आपके पास एक न्यूट्रल एटम होगा, डायग्राम से समझ लो। ये हमारे पास कोई भी एक एटम हो सकता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, देन ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। और अगर इस न्यूट्रल एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखो, तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है बेसिकली। अब हम पढ़ते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज। चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, रखते हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। अगर कोई बॉडी हमारे पास है, वो बॉडी एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो जब तक उसमें छेड़छाड़ ना करी जाए तो वो चार्ज उसी बॉडी में कंजर्व रहेगा। ठीक है, मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा जा सकता है। तो अगर हम चार्ज को बनाना चाहें, पॉसिबल नहीं है। चार्ज को मिटाना चाहें, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर अलाउड है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब क्या, देखो मतलब ये है कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हम नंबर्स को करते हैं।
सपोज किसी ने हमें 2 दिया और 3 दिया, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स में ये एडिशन यूजुअली अलाउड होता है। तो चार्जेस क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से चार्जेस को भी हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्राइक सम अगर आप करोगे, उनको नॉर्मली ऐड करोगे, तो हम ऐसे करके चार्ज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। चार्ज क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो। अब ये ऑब्जेक्ट में अगर मुझे बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, करके हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। हम कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं कर सकते। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा इस दुनिया में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब एग्जिस्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, बट 1.5 डेढ़, एक और आधा इलेक्ट्रॉन, ये कैसी बात हुई भाई? सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन पे है ना, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे आप? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, 1.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप नहीं ला सकते। दैट मीन्स टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर होता है, देन इट विल ऑलवेज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एनी। इतना टोटल चार्ज हमारे पास किसी भी बॉडी पे हो सकता है। अब हम आगे वापस आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब देखिए, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो इसमें आती है, दैट इज योर रिलेटिव नेचर। चार्ज का रिलेटिव नेचर। चार्ज बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब चार्ज डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर का फ्रेम कौन सा है। हमारे पास 2 टाइप के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो डिपेंड करेगा इंसान किस फ्रेम में रह के देख रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के फ्रेम में रह के देख रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज अलग होगा। बाहर किसी और फ्रेम से देख रहा हूँ, तो चार्ज अलग होगा। तो चार्ज का रिलेटिव नेचर होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, बट सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें टीचर्स ने बहुत पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। 2 अलग अलग इंसान हैं जिनका नेचर अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट अगर नेचर दोनों का सेम है तो वो रिपेल करने का स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2 टॉपर्स अगर आप ले लो, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट एक टॉप बेंचर है, एक लास्ट बेंचर है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि लास्ट बेंचर से फर्स्ट बेंचर को सीखे कैसे एंजॉय करना है, कैसे क्या करना है, और फर्स्ट बेंचर से लास्ट बेंचर ये सीखे कि कैसे मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा हमें अच्छा बनते जाना है। दैट मीन्स सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसको हम बोलते हैं। फिर चार्जेस के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमारे पास एक और चीज़ बताई जाती है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये हमारे पास हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप भी ट्राई करके देखो, समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट Y। एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है X, उसको किसी Y ऑब्जेक्ट ने रिपेल करा। However, an object Z is attracted to the object Y, but object Z हमारे पास ऑब्जेक्ट Y से अट्रैक्ट हो रहा है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी चार्ज क्या हो सकती है Z पे, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि Z पे क्या चार्ज होगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ नेगेटिव होगा, न्यूट्रल या पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल या नेगेटिव होगा। तो डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट आर X, Y एंड Z। ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 टाइप के हैं, X, Y एंड Z। X ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, तो X ऑब्जेक्ट पे है नेगेटिव चार्ज, वो किसी Y ऑब्जेक्ट से रिपेल हो रहा है। अगर Y इसको रिपेल कर रहा है, तो ये सेम चार्ज रहा होगा, Y पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो रिपेल होगा। बिल्कुल सही। However, an object Z is attracted। देखो ये वर्ड लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट Z से अट्रैक्ट हो रहा है। Z ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है इससे? अट्रैक्ट। किससे अट्रैक्ट हो रहा है? Y से। तो Z अगर Y से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब Z अट्रैक्ट हो रहा है किससे? Y से। तो आपको ये बताना है कि Z पे क्या चार्ज होगा। क्या वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या वो न्यूट्रल या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा कि क्या? देखो, हमें लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
क्योंकि z हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। क्यों, अब ये समझो। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, 100% सही है। बट अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो भी वो अट्रैक्ट हो सकती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। मतलब होता क्या है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, हम ले लें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और किसी दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैं इसके पास ले आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को देखकर इस न्यूट्रल चार्ज ऑब्जेक्ट पर भी एक चार्ज अपने आप ही इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है, इसको देखकर। इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। दैट मीन्स अगर कोई हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, दैट मीन्स जेड पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जेड पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जेड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी हो सकती है, जेड हमारे पास न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉजिटिवली चार्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया क्वेश्चन? गलती की हो सकती है क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करने वाली बात हमें नहीं पता होती। अगले क्वेश्चन पे आओ। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज कितना है? 1 कूलम। गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। अब इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आएगा? ये क्वेश्चन आया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे। डायग्राम बनाओ। एक ऑब्जेक्ट, इस पे टोटल चार्ज है 1 कूलम। यस, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे? 5 × 10⁻18, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आए बहुत सारे, और टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और वो n की वैल्यू है 5 × 10⁻18। तो अब इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो देखो टोटल चार्ज कितना होगा, जितना पहले था प्लस या माइनस जितना बाद में आया। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने साथ कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज, इतना कैरी करता है। तो 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे? तो 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करेंगे। 5 × 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻−19, और जब हम इस मल्टीप्लीकेशन को करेंगे तो 16 5 हो जाएगा हमारे पास 80, दैट इज 8 × 10⁻−1 विच इज इक्वल टू 0.8। यूनिट क्या होगी? चार्ज है तो कूलम। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इस पे चार्ज होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, सो इट इज -0.8। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। अब सुनो, एक ऑब्जेक्ट पे पहले से 1 कूलम चार्ज है और बाहर से कितना चार्ज आया? -0.8। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? पहले से 1 था, बाहर से -0.8 आया, और एडिटिव नेचर बोलता है कि चार्ज को नॉर्मली नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज इस पे हो जाएगा 0.2 कूलम। सो इट इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे दो प्रिंसिपल काम करे। पहला कौन सा प्रिंसिपल काम करा है यहाँ पे हमारे पास? आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज क्वांटाइज रहता है हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में वो आता है। और दूसरा चार्ज का एडिटिव नेचर लाइक अ स्केलर नंबर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अक्सर आया करता है, यार हम चार्ज हमने पढ़ा और हम मास भी जानते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात पढ़ी है, और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब चार्ज और मास में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है कि नहीं है? तो उसी सवाल के लिए हमारे पास ये हेडिंग आती है कि चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो देखो बिल्कुल सिंपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही होगा, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो हो सकता है वो चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल बॉडी हो। पहला डिफरेंस आपको ये समझ में आया। दूसरा, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ चार्ज है और वो चल रहा है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट मास जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास, रेस्ट मास अलग होता है, और जब वो लाइट की स्पीड से या किसी फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है, लाइट की स्पीड के 96% या 90% के आसपास, तो उसके मास में कुछ चेंज आ जाता है। तो दैट मीन्स हमारे पास वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ चार्ज नहीं बदलता, बट मास चेंज हो सकता है ना? ये चीज़ है हमारे पास है। चार्ज क्वांटाइज रहता है, चार्ज क्वांटाइज रहता है, मास क्वांटाइज नहीं रहता। चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, बट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या जीरो भी हो सकता है ना चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे। बट हमारे पास सिर्फ एक काइंड का मास होता है जो कि होता है पॉजिटिव। जीरो मास का कोई मतलब ही नहीं होता, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता। चार्ज स्ट्रिक्टली कंजर्व है।
मास कंजर्व नहीं होता है ना, मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। हम आइंस्टीन की इक्वेशन से पढ़ेंगे कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। फेमस इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन की इक्वेशन है ना। तो वहां पे पता चलता है कि मास इज इक्विवेलेंट टू सम एनर्जी। नेक्स्ट, चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट मास जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एज v होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, v चेंज होगा तो m चेंज हो जाएगा। m नॉट होता है रेस्ट मास और m होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का मास। इस फॉर्मूले पे नहीं जाना, कुछ काम नहीं आता है एज सच, अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में चार्जेस है उनके पास, तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। बट अगर हमारे पास मास है तो ज़रूरी थोड़ी है कि अट्रैक्ट या रिपेल ही करें, कुछ ना करें। तो फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, या फिर ऐसे बोल लो कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये कैसे आया, देखो आपने ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास कुछ मास है तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बड़े मासेस में अच्छे से काम करती है और हल्के मासेस में इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है वो भी समझ लो, ये तो सारे अंतर हो गए। अब सिमिलैरिटी क्या है, देखो दोनों मैटर की ही प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, दोनों मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को भी ऐड करा जा सकता है, मास को भी ऐड करा जा सकता है एज अ नंबर। नेक्स्ट, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। अब ये कैसे, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, कुलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो कुलम्स लॉ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है इनवर्सली, मीन्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आर पे डिपेंड करती है, वो भी स्क्वायर के साथ इनवर्सली, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास यहाँ पे आता है कुलम्स लॉ, यस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज कुलम्स लॉ तो देखो चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम, ये नाम था जिन्होंने दिया था, चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम। इन्होंने ये कुलम्स लॉ दिया, अपने नाम पे लॉ दिया इन्होंने। तो ये लॉ बेसिकली डील करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन चार्जेस। आपके पास दो चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, ये बताने के लिए कुलम्स लॉ आता है। तो ये लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, जितना चार्ज ज्यादा उतनी फोर्स भी ज्यादा। और दूसरा, ये फोर्स आर स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। कंबाइन करेंगे दोनों को तो F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है के, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम उनको सेपरेट कर रहा है। जैसे अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और अगेन ये चार्ज ले लूँ Q1 Q2, पहले केस में मैंने इनको रखा एयर में और दूसरे केस में इनको रखा वाटर में, तो दोनों केस में चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि वाटर में अलग फोर्स एक्ट करती है, एयर में अलग फोर्स एक्ट करती है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, अभी समझेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है। तो इस वजह से फोर्सेस भी अलग अलग हो जाती है। तो इन जनरल अगर हमारे पास मीडियम बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगी। तो इनिशियली फोर्स होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और अगर हमारे पास कोई नया मीडियम आ गया तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक नए कांस्टेंट के को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला सकते हैं। तो फोर्स इन एन अनदर मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर, ये हमारे पास हो जाएगी फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे एक बात है, मैंने लेफ्ट में नहीं बताया आपको, पर अब बता देता हूँ। जो कुलम्स लॉ का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसमें जो के होता है, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम, इनमें से किसी की भी परमिटिविटी अगर आप ले लो तो आपके पास क्या होती है, वो उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। अच्छा, डायमेंशन बताओ, तो आप बता सकते हो डायमेंशन क्या है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, एग्जाम में पूछा गया आपके।
तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताने के लिए आप इजीली बता सकते हो कैसे, फोर्स वाले फॉर्मूले से। देखो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ जिससे आपको एकदम से समझ में आ जाए। देखिए फोर्स को तो न्यूटन में नापते हैं, बिल्कुल। चार्ज को कूलम में नापते हैं, बिल्कुल। डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, बिल्कुल। तो न्यूमरेटर की यूनिट है कूलम स्क्वायर, डिनोमिनेटर की यूनिट है मीटर स्क्वायर और फोर्स की यूनिट है न्यूटन। अब यहाँ पे अगर हम के निकालें तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये तो के की यूनिट है। अब यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा याद होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, इसका डायमेंशन L स्क्वायर अपॉन कूलम। कूलम होता है चार्ज, चार्ज आता है करंट से, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इंटू टाइम, मतलब एम्पियर इंटू टाइम AT। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा ML3T-3A-1। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि हमें इतना आगे तक अभी नहीं जाना है, ये बेसिक वीडियो होनी चाहिए, तो हम इसको अभी फर्दर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब कूलम्स लॉ पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। देखो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे दिखता है वो समझो। देखो दो चार्जेस हमारे पास हैं Q1 Q2। ये दोनों चार्जेस हमारे पास कुछ डिस्टेंस दूर रखे हैं, दो चार्जेस है ना Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि हमें F12 अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो कूलम्स लॉ से आएगा जो कि होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लाते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो R21 से दिखाते हैं, कैप से। नहीं समझे बात भाई? अरे समझ में आएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मुझे फोर्स निकालनी है, F12 निकालना है, तो होगा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमें उल्टी लेनी होती है, R21 कैप, हमने नाम कर रखा है R21। और कैप इसलिए लिया क्योंकि यूनिट वेक्टर लेना है जिससे कि मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना आए। तो ये हमारे पास जो होगा फोर्स की वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो आप याद कर सकते हो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ, या फिर वेक्टर फॉर्म में क्या होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और R21 का कैप। और अगर हम कैप को ओपन करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि R21 कैप होता है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। तो यस, हम यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय विच फैक्टर इट रिड्यूसेस द फोर्स व्हेन केप्ट इन सर्टेन अदर मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक काम होता है, वो हमें ये बताता है कि कितने गुना फोर्स कम हो गई जब उसको नए मीडियम में लाया गया। जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब वहां पे फोर्स कुछ कम नहीं होती है, एग्जैक्टली सेम रहती है। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K 80 होता है, इसका मतलब वाटर में आने के बाद जो फोर्स होगी वो एयर के कंपैरेटिवली 1/80 टाइम्स हो जाएगी कम। मतलब 1/80 टाइम्स वो कम हो जाती है फोर्स जब हम उसको किसी और मीडियम जैसे कि वाटर में लाते हैं, क्योंकि वाटर का K 80 होता है। तो ये चीज। अच्छा, अब इस चैप्टर की दिल और जान, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी शुरुआत हो रही है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज अपने आसपास एक ऐसा एरिया बनाता है जहां पे उस चार्ज के प्रेजेंस को फील करा जा सकता है। जैसे मैग्नेट में भी ऐसी होता है भाई, कोई भी मैग्नेट के आसपास का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिस एरिया तक उसका दबदबा, उसकी स्ट्रेंथ रहती है। सिमिलरली चार्ज के आसपास का भी एक ऐसा एरिया होता है जितने एरिया में उस चार्ज के प्रेजेंस को फील करा जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का कॉन्सेप्ट लाते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, दो चार्जेस बिना कॉन्टैक्ट में आए उनके बीच की फोर्स को समझना है, उनके प्रेजेंस को समझना है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। अब देखो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे वर्क करता है वो देखो। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम पहले जिस पॉइंट पर हमें फोर्स चाहिए चार्ज की वजह से, वहां पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाते हैं और देखते हैं कि उस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स कूलम्स लॉस लगती है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू चार्ज इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा।
टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और बहुत छोटा होता है। अब यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और यहाँ पे क्यू नॉट जो बहुत छोटा चार्ज होता है तो क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। यस, इतनी बात होती है। तो यहां से हम निकालेंगे इसको फर्दर, तो फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपके पास बन के आया दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग के इंटू क्यू ले लेंगे, जिस चार्ज की वजह से निकालनी है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय उस चार्ज से जितना दूरी आप गए, जैसे आर डिस्टेंस गए तो आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लोग शॉर्ट में ऐसे भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन चार्ज। सिंपल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वी हैव इज डाइपोल। अच्छा, डाइपोल क्या है? देखो, दो चार्जेस लो, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे एक 1 कूलम लिया तो दूसरा भी 1 कूलम, एक 2 कूलम तो दूसरा भी 2 कूलम, तो दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। इनको बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रखना है। कितना क्लोज? इतना नहीं नहीं और छोटा, इतना नहीं नहीं और छोटा, इतना इतना छोटा कि बहुत क्लोज रखना है। तो ये जो सिस्टम बन के आएगा, टू चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज डाइपोल। इसको डाइपोल बोलते हैं। दो चार्जेस होने चाहिए, पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, जिनको बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा जाता है, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल्स, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे देखो, डाइपोल कुछ इस टाइप से दिखता है। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस होंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये मैंने जो एरो से बना रखा है, एरो इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें दो चीजों को समझना है। पहला, जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा तो देखो, दो चीजें हो सकती हैं। आपके माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे। क्या ये डाइपोल घूमेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से बनती है और ये भी एक चार्ज ही है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगी और ये घूमेगा, या ये आगे चलने लग जाएगा? तो इसका आंसर है कि ये आगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो लगती है। डाइपोल पर नेट फोर्स हमेशा जीरो लगती है, इस वजह से ये फॉरवर्ड या ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं कर पाएगा। बट इस पर टॉर्क हमेशा लगेगी। इस पर टॉर्क लगेगी जो इसको रोटेट करा देगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, या इसको हम बोल सकते हैं पी साइन थीटा। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और हम इसको अगर ए क्रॉस बी को ओपन कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी को ओपन करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, आगे एन कैप भी होता है। तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे पी है क्या, आपका क्वेश्चन आएगा पी क्या है। तो देखो, पी जो होता है इसको बोलते हैं चार्ज इंटू टू ए। टू ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड क्यू इज द ईदर चार्ज, कोई भी चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू टू ए के इक्वल। इस पी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में बाद में सीखते हैं। अभी मैं हल्का आइडिया देना चाह रहा हूं कि क्या है, मतलब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस पर फोर्स नहीं लगती है, टॉर्क लगती है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे कितनी बनेगी? अगर एक्सियल पोजीशन है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती? देखो, एक डाइपोल ले लो, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। अब इनकी एक्सिस ले लो, इसी के एक्सिस पे, ये एक एक्सिस ले ली, इस एक्सिस पे एक पॉइंट लो, मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे सपोज। अब ये पॉइंट हमारे पास सेंटर से, मान लो इस पॉइंट के डिस्टेंस हमारे पास है x, ये मान ली x, और इस डाइपोल का ये डिस्टेंस हो गया a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया a। अच्छा, इसको x ना बोल के r मान लो, मैंने r ले रखा है। तो इस केस में अगर हम निकालना चाहें कि इस दूर वाले पॉइंट p पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू दिस डाइपोल, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालनी है? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करना है या माइनस करना है वो भी देखेंगे। तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगा? इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का ख्याल रखना जरूरी होता है।
अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो वो ऐड होंगे, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगे, है ना, ऐसी तो होता है। और अगर किसी एंगल पे है तो फिर वहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो वाला। तो माइनस क्यू की वजह से होगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू से आर प्लस ए डिस्टेंस दूर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे बनेगी, प्लस और माइनस वाले को देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनती है और माइनस चार्ज की वजह से उसकी तरफ आती है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से माइनस करा। सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 4ar। और अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर को जीरो कर दें, मतलब ए स्क्वायर जीरो का मतलब आर पॉइंट काफी ज्यादा दूर हो गया, ये पी पॉइंट काफी दूर हो गया डाइपोल से, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाले तो इक्वेटोरियल कौन सी पोजीशन है, तो देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज ले लो, डाइपोल बना लो, इसके सेंटर में एक पॉइंट चूज करो, उस सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस ले लो, इस एक्सिस को बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, जो डाइपोल के सेंटर वाले पॉइंट से पास होती है परपेंडिकुलरली। अच्छा, इस एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इस पॉइंट को पहले नाम देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिराइव करके निकाल सकते हो, हम डायरेक्शन के साथ निकालते हैं, वो आती है के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अभी डेरिवेशन वाले पार्ट पे इतना नहीं जाएंगे ये बात का काम है, अभी हम सिंपल फॉर्मूला देख रहे हैं। तो एक्सियल पे थी 2kp बाय आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे है kp बाय आर क्यूब। वेक्टर्स को हम लोगों को एक तरीके से डिसइंटीग्रेट करना होता है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है। दो कंपोनेंट कट जाते हैं, साइन और कॉस वाले, मतलब साइन साइन वाले कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं ना ऊपर नीचे वाले, ये दोनों कट जाते हैं। अब जब ये कट जाएंगे तो उस केस में फिर हमारे पास जो बचेगा वो दो कंपोनेंट बचेंगे जो अलग अलग थीटा थीटा एंगल पे होंगे, तो वहां से हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है, ये कब काम आता है वो समझना। देखो मेरे पास तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक वायर हो सकता है, एक प्लेन शीट हो सकती है, या हमारे पास एक स्फेरिकल शेल हो सकता है। तो देखो, अगर एक पतली सी वायर है जिसकी सिर्फ लेंथ होगी, तो इसमें चार्ज इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सपोज पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। अगर हमारे पास एक शीट है तो यहाँ पे चार्ज इस शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बिल्कुल इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर हमारे पास कोई स्फीयर है तो चार्ज उसके अंदर तक बिखरा होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसी तीन के आधार पर, मतलब अभी तक हम जितना पढ़ के आ रहे हैं इक्वेटोरियल एक्सियल, उसमें अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर हमारा चार्ज किसी एक पॉइंट, मतलब हमने अब तक पॉइंट चार्ज की स्टडी करी है बेसिकली, सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में नहीं पढ़ा। बट अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में, कि अगर हमारा चार्ज एक ना होके मल्टीपल चार्जेस हैं, किसी वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। अगर हमारे पास एक शीट है, उस शीट में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। और पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो उसी को समझने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम का कॉन्सेप्ट को लाते हैं। सो व्हेन चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सरफेस, वी इंट्रोड्यूस द टर्म्स। अब अगर वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी सिर्फ लेंथ है, तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी से बोलते हैं, और इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। अगर हमारे पास एक शीट आप ले लो, है ना, कोई सी आप रैंडम शीट ले सकते हो, अगर आप किसी शीट ले लो और अगर आप शीट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अगर आपने शीट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा तो हम लोग लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा यूज करते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड अगर आपने यहाँ पे चार्जेस को पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे दिखाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं रो से। तो वायर के लिए लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हमारे पास प्लेट के लिए या फिर एक शीट के लिए सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और अगर वॉल्यूम के लिए होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ क्यू अपॉन एल, सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम वाले का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो
तो एक तरीके से डेंसिटी ही है ये। अब इसके बाद हमारे कौन से टॉपिक्स बच गए जो हमने इस चैप्टर में कवर नहीं करे, ओरली नहीं देखे? वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, या अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शंस होंगी, ये क्लोज लूप हमारे पास फॉर्म नहीं करती हैं, ये एक तरफ से सिर्फ निकलती हैं, एमिनेट करती हैं, पर कहीं ख़त्म नहीं होती, कहीं क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर जितनी क्लोज होती हैं उतनी ज़्यादा डेंसर जितनी होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी, जितनी फार अवे होंगी उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं? गॉस लॉ इससे रिलेटेड है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ यूनिफॉर्म बॉडी, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको वायर की हेल्प का निकालना सीखते हैं, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं, फिर हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं पीवाई क्यूज इसके। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं, वीडियो वरना लंबी हो जाती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।